जीत तो जीत होती है, चाहे वो चुनावी जीत हो, चाहे वो लाइफ में मुकाम पाने की जीत हो, या खेल में जीत हो, या कोई और जीत हो। आज 13 मई 2023 को कर्नाटक विधानसभा चुनाव के आए नतीजे में दक्षिण की अयोध्या में कहे जाने वाली कर्नाटक में कांग्रेस की जीत हुई है। हिजाब वाले उडुपी में बीजेपी ने जीता, तो घोटाले से घिरे बेल्लारी में कांग्रेस ने बाजी मार ली। कर्नाटक विधानसभा चुनाव पिछले कई महीनों से मुद्दों में चल रही थी, अहम मुद्दों में चल रही थी, जिसमें हिजाब, टीपू सुल्तान, कम्युनल वायलेंस और करप्शन। कर्नाटक का पूरा चुनाव इन्हीं मुद्दों के इर्द गिर्द रहा। चुनाव के दौरान उन 6 सीटों से ग्राउंड रिपोर्ट भी आई जहां से ये विवाद शुरू हुए। ये सीटें उडुपी, मेलकोटे, श्रीरंगपटना, रामनगर, शिवमोगा और बेल्लारी थी। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष नलिन कुमार कटिल चुनाव से पहले कह चुके थे कि कर्नाटक में इस बार का चुनाव कांग्रेस और बीजेपी की नहीं, सावरकर और टीपू सुल्तान की विचारधारा के बीच लड़ा जाएगा। नतीजे बताते हैं कि टीपू सुल्तान का मुद्दा बेअसर रहा। टीपू का नाम 2 सीटों मेलकोटे और श्रीरंगपटना से जुड़ा है। मेलकोटे में सर्वोदय कर्नाटक पक्ष एक्सकेपी और श्रीरंगपटना में कांग्रेस को जीत मिली। हिजाब वाले विवाद वाले उडुपी में बीजेपी जीत गई। यहां से यशपाल सुवर्णा ने कांग्रेस के प्रसाद राज कंचन को 32,000 वोट से हरा दिया। शिवमोगा में भी बीजेपी जीती। ये सीट बजरंग दल कार्यकर्ता हर्षा की हत्या की वजह से चर्चा में थी। बीजेपी ने जिस रामनगर में भव्य राम मंदिर बनाने का वादा किया, वहां कांग्रेस जीती है। पार्टी के इकबाल हुसैन ने पूर्व पीएम देवेगौड़ा के पोते जेडीएस कैंडिडेट निखिल कुमारस्वामी को 10,715 वोट से हराया। बीजेपी के गौतम गौड़ा तीसरे नंबर पर है। नतीजे से सबसे बड़ा झटका बेल्लारी के माइनिंग टाइकून जनार्दन रेड्डी को लगा। इस सीट से उनकी पत्नी लक्ष्मी अरुणा और बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ने भाई सोमशेखर रेड्डी दोनों हार गए। यहां से कांग्रेस उम्मीदवार नारा भरत रेड्डी 37,863 वोटों से जीते हैं। कांग्रेस बहुमत हासिल कर चुकी है, उसे 135 सीटें मिली है। बीजेपी के खाते में 66 सीटें आई है। जेडीएस को 19 सीट मिली है, जबकि अन्य को 4 सीटें मिली है। विवादों की वजह से जिन सीटों पर रही, उसमें सबसे नंबर 1 उडुपी। मंदिरों के शहर से निकला हिजाब विवाद। बीजेपी की बड़ी जीत। उडुपी में एक कॉलेज से शुरू हुई हिजाब विवाद पूरे कर्नाटक में फैला और सुप्रीम कोर्ट तक गया। इंटरनेशनल मीडिया में भी इसे कवर किया गया। उडुपी में करीब 86% आबादी हिंदू और 9% मुस्लिम है। मंदिरों का शहर कहे जाने वाले उडुपी में बीजेपी ने 45 साल के यशपाल सुवर्णा को कैंडिडेट बनाया था। यशपाल हिजाब विवाद में काफी एक्टिव रहे थे। पार्टी ने उनके लिए उन्हें 3 बार के विधायक रघुपति भट्ट का टिकट काट दिया। पार्टी का ये दाव चल गया और यशपाल 32,776 वोट से जीत गए। उन्होंने 97,079 वोट मिले। कांग्रेस के उम्मीदवार प्रसाद राज कंचन 64,303 वोट के साथ दूसरे स्थान पर रहे, जबकि जेडीएस के दक्षत आर शेट्टी को महज 845 वोट मिले। दूसरा सीट था मेलकोटे। बीजेपी के टीपू को मुद्दा बनाया। उम्मीदवार तीसरे नंबर पर रहा। कर्नाटक में इस बार का चुनाव बीजेपी और कांग्रेस के बीच रही। सावरकर और टीपू सुल्तान के बीच लड़ा जाएगा। ये बात बीजेपी स्टेट प्रेसिडेंट नलिन कुमार कटिल ने 9 फरवरी 2023 को कही थी, यानी कर्नाटक में चुनाव के ऐलान से 28 दिन पहले। टीपू का नाम आया तो मंड्या जिले का मेलकोटे चर्चा में आ गया। मेलकोटे में दावा यह है कि टीपू सुल्तान के सैनिकों ने 800 हिंदुओं को मारा था। ये सभी अयंगर ब्राह्मण थे। हालांकि इतिहास में इस घटना का जिक्र नहीं मिलता। अपने गढ़ में हार गई जेडीएस। एसकेपी की जीत। मेलकोटे मंड्या जिले में आता है। यह एरिया पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा का गढ़ है। यहाँ बुक्कालिगा वोट प्रभावी है, जो जेडीएस के सपोर्टर माने जाते हैं। 2018 में ये सीट जेडीएस ने ही जीती थी। इस बार उनकी पार्टी सर्वोदय कर्नाटक पक्ष से मात खा गई। एसकेपी के दर्शन पुतनैया को 91,151 वोट मिले। मौजूदा विधायक जेडीएस कैंडिडेट सीएस पुट्टाराजू को 24,289 वोट के साथ दूसरे नंबर पर। बीजेपी के डॉक्टर इंद्रेश कुमार 6,470 वोट मिले तीसरे नंबर पर। और कांग्रेस ने यहां उम्मीदवार नहीं उतारा, वह एसकेपी को समर्थन दे रही थी।
तीसरा श्रीरंगपटना हनुमान मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाने का विवाद। कांग्रेस की जीत। मंड्या जिले के ऐतिहासिक शहर श्रीरंगपटना में जामिया मस्जिद बनी है। ये आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया यानी ASI के संरक्षण में है। मस्जिद के अंदर मदरसा चल रहा है, इसी पर विवाद है। हिंदू संगठन करीब 8 साल से इस मस्जिद का विरोध कर रहे हैं। उनका दावा है कि पहले यहाँ हनुमान मंदिर था, जिसे तोड़कर टीपू सुल्तान ने 1786 से 87 ईस्वी में मस्जिद बनवा दी। यहाँ नमाज बंद करवाकर पूजा की इजाजत दी जाए। श्रीरंगपटना सीट पर लगातार 4 बार से JDS का कैंडिडेट जीत रहा था। इस बार कांग्रेस ने बाजी मार ली। पार्टी के MB रमेश गौड़ा ने मौजूदा विधायक JDS के रविंद्र श्रीकांता को 11,000 वोटों से हरा दिया। AB रमेश गौड़ा को 72,817 और रविंद्र श्रीकांता को 61,680 वोट मिले। 2018 के चुनाव में रविंद्र श्रीकांता को 1 लाख वोट मिले थे। बीजेपी की ओर से S सच्चिदानंद ने चुनाव लड़ा, वे तीसरे नंबर पर रहे। रामनगर बीजेपी ने भव्य राम मंदिर बनाने का वादा किया, सीट कांग्रेस ने जीती। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु से करीब 60 किलोमीटर दूर है रामनगर। ये वही बॉलीवुड फिल्म शोले वाला रामनगर है। अब ये फिल्म नहीं बल्कि राम देवरा बेट की वजह से चर्चा में है। यहाँ भगवान राम का प्राचीन मंदिर है। ये वो जगह है जिसे दक्षिण की अयोध्या कहा जाता है। कर्नाटक की बीजेपी सरकार ने 17 फरवरी को इस मंदिर के डेवलपमेंट के लिए 40 लाख रुपए का बजट का ऐलान किया था, पर सीट कांग्रेस के खाते में गई। कांग्रेस के सीनियर लीडर इकबाल हुसैन ने JDS उम्मीदवार और पूर्व प्रधानमंत्री HD देवगौड़ा के पोते निखिल कुमारस्वामी को हराया। सिल्क टाउन कहे जाने वाले रामनगर ने 2004 से लगातार JDS कैंडिडेट जीत रहे थे। बीजेपी ने रामनगर से विदेश में पढ़े गौतम गौड़ा को मैदान में उतारा था। उन्हें सिर्फ 12,912 वोट मिले। शिवमोगा बजरंग दल कार्यकर्ता हर्षा की हत्या मुद्दा बना। बीजेपी की जीत। कर्नाटक के शिवमोगा शहर का सिघहट्टी एरिया। यहाँ एक तरफ हिंदुओं के घर है, दूसरी तरफ मुस्लिम की बसाहट। सिघहट्टी में ही बजरंग दल के कार्यकर्ता हर्षा का घर है। हर्षा की 20 फरवरी 2022 को हत्या कर दी गई थी। इसके बाद शिवमोगा में हिंसा भड़क गई। हर्षा के परिवार को अब भी धमकियां मिलती है, इसीलिए घर के बाहर कर्नाटक पुलिस के 30 जवान तैनात रहते हैं। बीजेपी ने परिवार के पैसे के साथ राशन तक में मदद की। शिवमोगा को बीजेपी नेता BS येदियुरप्पा का गढ़ बोला जाता है। यहाँ से बीजेपी कैंडिडेट चन्ना बसप्पा को जीत मिली है। कांग्रेस के HC योगेश दूसरे और JDS के आयानूर मंजुनाथ तीसरे नंबर पर रहे। आयानूर मंजुनाथ पहले बीजेपी में थे, टिकट न मिलने पर उन्हें पार्टी छोड़ दी थी। बेल्लारी सिटी माइनिंग टाइकून जनार्दन रेड्डी की पत्नी और भाई दोनों हारे। बेल्लारी यानी माइनिंग टाइकून जनार्दन रेड्डी ब्रदर्स का गढ़। 16,000 करोड़ के अवैध खनन मामले में जेल गए जनार्दन रेड्डी 2015 से जमानत पर है। कभी कर्नाटक में बीजेपी की सरकार बनवाने वाले जनार्दन रेड्डी ने 25 दिसंबर 2022 को नई पार्टी कल्याण राज्य प्रगति पक्ष KRPP बना ली। कोर्ट ने बेल्लारी जाने पर रोक लगा रखी है, इसीलिए खुद कोप्पल जिले की गंगावती सीट से चुनाव लड़ा और पत्नी लक्ष्मी अरुणा को बेल्लारी सीट से टिकट मिला। बीजेपी ने अरुणा के खिलाफ सीमा सोमशेखर रेड्डी को उतारा। सोमशेखर जनार्दन रेड्डी के बड़े भाई हैं, दोनों चुनाव हार गए। बेल्लारी के लिए जेठ बहू में लड़ाई। अरबपति जनार्दन रेड्डी की पत्नी को टिकट दिया। कैसे बीजेपी को दे रही चुनौती। कर्नाटक चुनाव में बजरंगबली बीजेपी में के काम तो न आ सके, लेकिन कांग्रेस को बहुमत दिला गए। चुनाव आयोग के शाम 5 बजे तक के आंकड़ों के मुताबिक कांग्रेस 136 सीटें, बीजेपी 64 और JDS 20 सीटें जीत चुकी है या बढ़त बनाए हुई है। कांग्रेस 2018 के मुकाबले 2023 में 75 नई सीटें जीती है। 2018 में ये सीटें बीजेपी और JDS या किसी और पार्टी के पास थी। ऐसी नई सीटों में कांग्रेस ने 52 सीटें, बीजेपी ओर से 23 सीटें JDS ने छीनी। बीजेपी का वोट प्रतिशत लगभग 2018 के बराबर रहा। JDS का वोट 5% घट गया, वही कांग्रेस का वोट बैंक 5% बढ़ गया। राजनीतिक एक्सपर्ट का मानना है कि बजरंग दल पर बैन लगाने जैसी घोषणाओं की वजह से JDS के मुस्लिम वोटर कांग्रेस की तरफ ट्रांसफर हो गए। कर्नाटक को राजनीतिक रूप से 6 भागों में बांटा जाता है। बेंगलुरु कर्नाटक, ये बेंगलुरु के आसपास का इलाका है। यहाँ बीजेपी, कांग्रेस और JDS तीनों पार्टी जीतती रही है।
2023 में नतीजे में इस इलाके में जेडीएस को सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है। यहाँ से जेडीएस की 6 सीटें कम हो गई है, वहीं बीजेपी की 5 सीटें बढ़ गई है। बॉम्बे कर्नाटक लिंगायत बहुल ये इलाका बीजेपी का गढ़ माना जाता है। 2023 के नतीजों में बीजेपी को यहाँ 14 सीटें का नुकसान हुआ है, वहीं कांग्रेस को 16 सीटों का फायदा हुआ है। सेंट्रल कर्नाटक 2018 में बीजेपी यहाँ सबसे ज़्यादा सीटें जीती थी, लेकिन 2023 के चुनाव में बीजेपी को यहाँ सबसे ज़्यादा 16 सीटों का नुकसान हुआ। कांग्रेस ने 2018 के मुकाबले 2 गुना सीटें जीती। कोस्टल कर्नाटक इस इलाके में भी बीजेपी को नुकसान हुआ और कांग्रेस को फायदा उठाया। हैदराबाद कर्नाटक इस इलाके में बीजेपी की सीटें 12 से घटकर 8 रह गई और कांग्रेस की सीटें 15 से बढ़कर 20 हो गई। ओल्ड मैसूरू बुक्कालिगा बहुल ये इलाका जेडीएस का गढ़ रहा है। 2023 के नतीजे में यहाँ से जेडीएस को सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ, उसकी सीटें 14 से घटकर महज 2 रह गई। यहाँ कर्नाटक को सबसे ज़्यादा फायदा मिला। इसी इलाके में राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की थी। बीजेपी ने 224 विधानसभा सीटों पर 72 नए चेहरे उतारे। 6 मंत्री पूर्व मंत्री के साथ 21 विधायकों के टिकट काट दिए। इसमें पूर्व सीएम और डिप्टी सीएम के नाम भी शामिल हैं। यह सब कुछ एंटी इनकम्बेंसी के कम करने के लिए किया गया, लेकिन नतीजा बता रहे हैं कि इनके नए चेहरे उतारने के बाद भी एंटी इनकम्बेंसी का असर कम नहीं हुआ। पार्टी ने एक फैमिली से एक ही व्यक्ति को टिकट का फॉर्मूला भी लागू किया, ये भी बेअसर रहा। सीनियर जर्नलिस्ट समीउल्लाह बेलगारू को मुताबिक बीजेपी के टिकट बंटवारे में सिर्फ 1-2 लोगों की सुनी गई। इसमें BS संतोष और प्रहलाद जोशी शामिल थे। येदियुरप्पा को साइडलाइन कर दिया गया। राहुल कर्नाटक के जिन 7 जिलों से गुजरे, कांग्रेस वहां 66% सीटें जीती। राहुल की भारत जोड़ो यात्रा कर्नाटक के 21 दिन चली, 7 जिलों से गुजरी। इन जिलों में 48 विधानसभा सीटें हैं, उनमें से 32 सीटें कांग्रेस ने जीत ली हैं, यानी 66% का स्ट्राइक रेट। ये 2018 से 2 गुने से भी अधिक है। 2018 में विधानसभा चुनाव में यहाँ कांग्रेस 15 सीटें जीती थी, बीजेपी ने 17, जेडीएस 14 और बाकी बची 2 सीट अन्य के पास थी। पीएम मोदी ने 19 जिले में कैंपेनिंग की, वहाँ बीजेपी ने 33% सीटें जीती। पीएम नरेंद्र मोदी ने जिन 19 जिलों में रैली की और जनसभा की, वहाँ कुल 164 विधानसभा सीटें हैं। 2023 चुनाव में बीजेपी ने यहाँ 55 सीटें जीती, यानी स्ट्राइक रेट करीब 33% का है। यहाँ के 19 सीटें जेडीएस और 90 सीटों पर कांग्रेस को जीत मिली है। कर्नाटक के सीनियर जर्नलिस्ट अशोक चंदारगे के मुताबिक 3 दशकों से बीजेपी को वोट दे रहे लिंगायत वोट इस बार बीजेपी कांग्रेस में बट गए। करीब 50% लिंगायत वोट कांग्रेस की तरफ जाते दिख रहे। SC ST तो 80% से ज़्यादा वोट कांग्रेस को गए। इसमें से एक बड़ी वजह मुंबई सरकार की फेल रिजर्वेशन पॉलिसी रही। राज्य सरकार के शेड्यूल कास्ट को मिलने वाले आरक्षण के इस वर्ग की अलग अलग जातियां भी बांट दिया, जिसमें बंजारा और भोवी समुदाय के विरोध किया था। मुस्लिमों का आरक्षण खत्म कर लिंगायत बुक्कालिगा को दिया गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी। नतीजों में अलग अलग कम्युनिटी को लोगों की नाराजगी साफ दिखी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी पर बयान देते हुए कहा कि मोदी एक जहरीले सांप की तरह है। अगर आपको लगता है कि यह जहर है या नहीं और आप इसे चाटते हैं तो आप मर जा सकते हैं। इस बयान के बाद बीजेपी के युवा मोर्चा ने राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या ने कहा कि कर्नाटक चुनाव में यह एक महत्वपूर्ण मोड़ होगा, लेकिन यह चुनाव 24 से 48 घंटों तक ही सुर्खियों में रहा, इसके बाद फीका पड़ गया। हिजाब बैन का पूरे चुनाव में कोई असर नहीं दिखा। पीएम ने यह भी कहा कि 91 बार कांग्रेस ने मुझे तरह तरह की गालियां दी, लेकिन बयान का इम्पैक्ट नजर नहीं आया। चंदारगी कहते हैं, लोग महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार से इतना परेशान थे कि इन बयानों से उन पर कोई असर नहीं हुआ। मुंबई गवर्नमेंट के खिलाफ जो गुस्सा था, उनके सामने हिंदुत्व की राजनीति फेल साबित हुई। मुंबई कर्नाटक में आने वाले बेलगावी के ठेकेदार संतोष पाटिल की मौत के बाद 2022 में 40% कमीशन विवाद शुरू हुआ। पाटिल ने अपने सुसाइड नोट में बीजेपी नेता KS ईश्वरप्पा के एक सरकारी योजना के लिए 40% कमीशन की मांग करने का आरोप लगाया था। कर्नाटक कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन ने भी आरोप लगाया था कि ज़्यादा कमीशन देना मजबूरी हो गया। उन्होंने पीएम मोदी को लेटर भी लिखा था, लेकिन बीजेपी इस पर कोई एक्शन लेते नहीं दिखी और कांग्रेस हमलावर हो गई। सितंबर 2022 में कांग्रेस ने PCM कैंपेन शुरू किया। सीएम मुंबई के चेहरे के साथ QR कोड लगाकर फोटो चस्पा की गई। कैंपेन के आखिरी दिन तक कांग्रेस ने इस मुद्दे को नहीं छोड़ा। बसवराज मुंबई ने सीएम बनने के बाद एक भी स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया। करप्शन की तमाम शिकायतें उन तक पहुंचाई गई, लेकिन उन्होंने हमेशा यही कहा कि इसकी जांच करवाएंगे।
चंदार्गी कहते हैं कि कांग्रेस नेता सिद्धारमैया तक के खिलाफ करप्शन की शिकायत हुई थी, लेकिन मुंबई ने कोई एक्शन नहीं लिया। कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन की शिकायत पीएम मोदी तक पहुंच गई, फिर भी कुछ नहीं हुआ। एडमिनिस्ट्रेशन एक तरह से गिर चुका था, हर जगह करप्शन का खेल चल रहा था। इसी ने बीजेपी को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया। फिलहाल देश में 30 विधानसभाएं हैं। इनमें 2 केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पुडुचेरी भी है। कर्नाटक के नतीजे के बाद अब बीजेपी 15 प्रदेशों में सत्ता में है। इनमें भी अपने बूते पर सिर्फ 9 प्रदेशों की सत्ता में है, बाकी 6 प्रदेश में गठबंधन साथियों के साथ है। इनमें से कोई भी दक्षिण भारत के राज्य नहीं। देश की आबादी 45% आबादी बीजेपी की सत्ता में है। बीजेपी या उसके गठबंधन शासित प्रदेश में केवल 7 राज्यों की आबादी 1 करोड़ से ज्यादा है। कर्नाटक की हार के बाद दक्षिण के 5 में से किसी राज्य में बीजेपी सरकार नहीं। दक्षिण भारत के 5 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश में कुल 130 लोकसभा सांसद आते हैं। इनमें से बीजेपी के केवल 29 सांसद हैं। इनमें भी 25 सांसद कर्नाटक से और 4 तेलंगाना से हैं। दक्षिण भारत के इन राज्यों में विधानसभा के कुल 923 विधायक हैं। कर्नाटक चुनाव से पहले बीजेपी कुल 135 पर थे। कर्नाटक में बीजेपी के 40 विधायक कम होने की वजह से यह आंकड़ा 95 का बचा है। नॉर्थ ईस्ट के 7 में से 3 राज्यों में बीजेपी के सीएम। असम के हेमंत बिस्वा शर्मा की अगुवाई में बीजेपी की सरकार है। नागालैंड में एनडीपीपी यानी नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी की अगुवाई में बीजेपी सत्ता है। एनडीपीपी के नेफ्यू रियो सीएम है। मणिपुर में बीजेपी स्थानीय पार्टी एनपीपी यानी कि नेशनल पीपुल्स पार्टी, एनपीएफ यानी नेशनल पीपुल्स फ्रंट और केपी यानी कुकीज पीपुल्स अलायंस के साथ सत्ता में है। बीजेपी के बीरेन सिंह सीएम है। मिजोरम में मिजो नेशनल फ्रंट की सरकार है और जोरामथंगा वहां के मुख्यमंत्री पद पर मौजूद है। त्रिपुरा में बीजेपी सत्ता में है, यहाँ मनिक साहा मुख्यमंत्री है। अरुणाचल प्रदेश में बीजेपी सत्ता में है, यहाँ पेमा खांगू मुख्यमंत्री है। सिक्किम में सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा में है, प्रेम सिंह तमांग सीएम है। बीजेपी का राज्य में कोई विधायक नहीं है, लेकिन एसकेएम में बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए का हिस्सा है। कर्नाटक चुनाव के पहले नतीजे साफ होते ही पूर्व सीएम सिद्धारमैया और हो सकने वाले सीएम डीके शिव कुमार ने राहुल और सोनिया को बधाई दी और उनका कंट्रीब्यूशन भी गिने। सिद्धारमैया ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को बड़ा फैक्टर बताया तो भावुक शिव कुमार ने राहुल का नाम कई बार लिया। एक्सपर्ट भी इस जीत में राहुल की मेहनत गिना रहे हैं, क्योंकि इस यात्रा के दौरान राहुल जिन राज्यों से गुजरे उनमें ये पहला चुनाव है। तो क्या वाकई में राहुल की भारत जोड़ो यात्रा कर्नाटक में कांग्रेस की जीत की बुनियाद बनी? राहुल की भारत जोड़ो यात्रा कर्नाटक में 21 दिन चली, 7 जिलों से गुजरी। इन जिलों में 48 विधानसभा सीटें हैं। इनमें से 32 सीटें कांग्रेस ने जीत ली, यानी 66% का स्ट्राइक रेट। राहुल की यात्रा जिन 7 जिलों से गुजरी उनमें से 48 विधानसभा सीटें। कर्नाटक में कांग्रेस ने 224 सीटों में से 135 सीट पर जीत दर्ज की है। वहीं बीजेपी सिर्फ 66 सीटों पर सिमट गई। पिछले 34 साल में राज्य में कांग्रेस की यह सबसे बड़ी जीत है। इससे पहले साल 1989 में कांग्रेस ने 78 सीटें जीती थी और भाजपा को महज 4 सीटें मिली थी। इस जीत के साथ ही अब दक्षिण के किसी भी राज्य में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में बीजेपी की सरकार नहीं रह गई है। 5 महीने पहले हिमाचल में भी कांग्रेस ने बीजेपी को हराया था। इस साल के अंत तक मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में चुनाव होने हैं। कांग्रेस ने 2018 में इन तीनों राज्यों में जीत दर्ज की थी। हालांकि बाद में विधायकों के जोड़तोड़ से मध्य प्रदेश में अपना भाजपा सरकार बना ली। भारतीय ओलंपिक संघ IOA ने कुश्ती के सभी पदाधिकारियों के कामकाज पर रोक लगा दी। बेंगलुरु में कांग्रेस विधायक दल की बैठक थे। साइक्लोन मौका पर बांग्लादेश म्यांमार तट पर लैंडफॉल हो सकता है। कुछ मुख्य खबर इस तरह से है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में जनता दल सकवर को 19 सीटों पर जीत मिली है। 7 सीटें ऐसी रही जहां कैंडिडेट 1000 से भी कम वोटों के अंतर से हारे हैं। इनमें 5 कैंडिडेट कांग्रेस जबकि 2 कैंडिडेट बीजेपी के थे। वोट शेयर के लिहाज से देखें तो कांग्रेस को 42.9%, बीजेपी को 36%, वहीं जेडीएस को 13.3% वोट मिले हैं। सीएम बसवराज बोम्मई और उनके 11 मंत्री जीते, लेकिन 11 मंत्री हार गए। कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिव कुमार ने कनकपुरा सीट पर रिकॉर्ड 1,22,392 वोटों से जीत दर्ज की। राहुल गांधी ने यहाँ कर्नाटक में दिखा दिया कि देश को मोहब्बत पसंद है। हमारे जो मुख्य 5 वादे थे वे पहले ही कैबिनेट बैठक में पूरे किए जाएंगे। वही कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, भाजपा ताना मारती थी क्यों कांग्रेस मुख्य भारत बनाएंगे।
अब यह सच्चाई है कि भाजपा दक्षिण भारत मुक्त हो चुकी है। कर्नाटक नतीजों का भाजपा को सत्ता से चूकने के 3 बड़े कारण। जेडीएस के घाटे से कांग्रेस को बढ़त। शिव कुमार बोले, बीजेपी के लिए कर्नाटक क्लोज। मोदी फेल। कहा, यहाँ हिजाब हलाल नहीं चलेगा। हम प्राउड कन्नड़ है, बाहरी नहीं चाहिए। लास्ट बॉल पर 6 मारकर सूर्या ने शतक जड़ा। ये कुछ मुख्य खबरें थी। शनिवार को नतीजे के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, भाजपा हमें ताना मारती थी कि कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे। अब यह सच्चाई है कि दक्षिण भारत भाजपा मुक्त हो चुका है। ये 36 साल बाद हमारी बड़ी जीत है। वहीं दिल्ली में राहुल गांधी ने कहा, हमें नफरत से लड़ाई नहीं, कर्नाटक में दिखा दिया कि देश को मोहब्बत पसंद है। हमारे जो मुख्य 5 वादे थे पहले ही कैबिनेट पूरे किए जाएंगे। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में 185 महिलाएं कर्नाटक उम्मीदवार मैदान में थी। इसमें से 8 महिलाएं ही जीत सकी। भाजपा प्रत्याशी में से 12 प्रत्याशी थी, 2 जीती। कांग्रेस में से 11 थी, 3 जीती। जेडीएस में से 13 थी, 2 जीती। और निर्दलीय 149 थी, जिसमें से 1 जीती। फाइनली कर्नाटक इलेक्शन के नतीजे में कांग्रेस को 135 सीटें, भाजपा को 66, जेडीएस को 19 और अन्य के खाते में 4 सीटें आई। सीएम मुंबई ने 11 मंत्री जीत गए और 11 मंत्री हार गए। सीएम पद के तीनों चेहरों को मिली जीत। इस चुनाव में भाजपा और कांग्रेस के कई बड़े नेता चेहरे के राजनीतिक भविष्य दांव पर लगा था। कांग्रेस के सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार, भाजपा के बसराज मुंबई प्रमुख फेस थे। ये तीनों चुनाव जीत गए, लेकिन मुंबई और उनके 11 मंत्री जीते और 11 मंत्री हार गए। कांग्रेस अध्यक्ष के तौर पर मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए भी यह बेहद अहम चुनाव था। एक तरफा जीत से पार्टी में उनका कद बढ़ेगा। प्रियंका हनुमान मंदिर में पूजा करने पहुंची। राहुल गांधी कांग्रेस दफ्तर पहुंचे। शनिवार को दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय पर मीडिया को शांत रहने का इशारा करते हुए राहुल गांधी नजर आए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बेंगलुरु में रणदीप सुरजेवाला को मिठाई खिलाते हुए दिखे गए। लखनऊ में कर्नाटक इलेक्शन की जीत का जश्न मनाते कांग्रेस कार्यकर्ता एक वर्कर बजरंगबली की वेशभूषा में पहुंचा। बेंगलुरु में कांग्रेस दफ्तर के सामने जीत का जश्न मनाते कांग्रेस कार्यकर्ता दिखे। कांग्रेस नेता प्रियंका ने शिमला में और जेडीएस नेता कुमारस्वामी ने बेंगलुरु में मंदिर में दर्शन किए। पहली बार 73.19% मतदान, पिछले चुनाव से 1% ज्यादा। राज्य में 38 साल से सत्ता रिपीट नहीं हुई। आखिरी बार 1985 में रामकृष्ण हेगड़े के नेतृत्व वाली जनता पार्टी की ने सत्ता में रहते हुए चुनाव जीता था। वही पिछले 5 चुनाव में 1999, 2004, 2008, 2013, 2018 में से सिर्फ 2 बार बीजेपी, सिर्फ 2 बार 1999 और 2013 में सिंगल पार्टी को बहुमत मिला। भाजपा 2004, 2008 और 2018 में सबसे बड़ी पार्टी बनी, उससे बाहरी सपोर्ट से सरकार बनाई। 10 मई को 224 सीटों के लिए 2615 उम्मीदवारों के लिए 5.13 करोड़ मतदाताओं ने वोट डाले। चुनाव आयोग के मुताबिक कर्नाटक में 73.19% मतदान हुआ। यह 1957 के बाद राज्य में चुनावी इतिहास में सबसे ज्यादा है। 2018 में भाजपा को बहुमत नहीं, फिर भी सरकार बनाई थी। 2018 में भाजपा ने 104 सीटें, कांग्रेस ने 78 और जेडीएस ने 37 सीटें जीती थी। किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिला था। भाजपा से येदियुरप्पा ने 17 मई को मुख्यमंत्री की शपथ ली, लेकिन सदन में बहुमत साबित न कर पाने की वजह से 23 मई को इस्तीफा दे दिया। इसके बाद कांग्रेस जेडीएस के गठबंधन बने। 14 महीने बाद कर्नाटक की सियासत ने फिर करवट बदली। कांग्रेस और जेडीएस के कुछ विधायक की बगावत के बाद कुमारस्वामी को कुर्सी छोड़नी पड़ी। इन बागियों को येदियुरप्पा ने भाजपा में मिलाया और 26 जुलाई 2019 को 119 विधायकों के समर्थन के साथ वे फिर मुख्यमंत्री बने, लेकिन 2 साल बाद उन्हें फिर इस्तीफा देना पड़ा। भाजपा के बसराज मुंबई को मुख्यमंत्री बनाया गया। कांग्रेस ने 2018 में के मुकाबले 2023 में 75 नई सीटें जीती। 2018 में ये सीटें बीजेपी और जेडीएस के किसी और अन्य पार्टी के पास थी। ऐसे नई सीटों में से कांग्रेस को 52 सीटें बीजेपी से और 23 सीटें जेडीएस से छीनी हैं। बीजेपी ने 224 विधानसभा सीटों पर 72 नए चेहरे उतारे थे। 6 मंत्री और पूर्व मंत्री के साथ 21 विधायकों के टिकट काट दिए गए थे। राहुल कर्नाटक के 7 जिलों से गुजरे, 66% सीटें जीती। अब कुछ ऐसे बयान हैं। मैं चाहता हूं कि मेरा भाई सीएम बने, डीके शिव कुमार के भाई और कांग्रेस सांसद डीके सुरेश। बीजेपी को सत्ता दूर रखने के लिए हम कुछ भी करेंगे।
हम राज्य के हित में मेरे पिता को सीएम बनना चाहिए। सिद्धारमैया की बेटी अति सिद्धारमैया। राजस्थान में सचिन पायलट और अशोक गहलोत, छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल और टी.एस. सिंहदेव और मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया और दिग्विजय सिंह के बीच हुए जो हो रहा है उससे साफ है कि कर्नाटक का फैसला भी सोनिया और राहुल गांधी के लिए आसान नहीं होगा। एक तरफ जीत के हीरो डी.के. शिव कुमार है और दूसरी तरफ सीनियर लीडर और पार्टी के दबदबे वाले सिद्धारमैया। हालांकि 14 मई विधायक दल की बैठक में बहुत कुछ साफ हो जाएगा। अप्रैल में के पहले हफ्ते में कोलार में कांग्रेस की रैली थी। मंच पर राहुल गांधी, डी.के. शिव कुमार और सिद्धारमैया बैठे थे। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बोलने के लिए उठे। उन्होंने कहा, मैं साफ करना चाहता हूं, मैं इस बात को लेकर जरा भी परेशान नहीं हूं कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा। मेरी एक ही चिंता है कि कांग्रेस को सत्ता में वापस आना चाहिए। मुख्यमंत्री का चुनाव आला कमान और विधायकों के फैसले से होता है। जनता के बारे में सोचें और बाकी फैसले आला कमान पर छोड़ दें। पहली बार कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व में चुनाव से पहले सीएम उम्मीदवार को लेकर बयान दिया था। ये मैसेज डी.के. शिव कुमार के लिए भी था। उन्होंने 3 दिन पहले मीडिया से कहा था, मल्लिकार्जुन खड़गे सीनियर लीडर हैं, उनके अंडर में काम करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। सिद्धारमैया ने डी.के. के बयान पर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि नेतृत्व का फैसला इस बात पर होगा कि विधायकों की क्या राय है। कर्नाटक कांग्रेस में सीएम बनने के लिए ऐसा मुकाबला नई बात नहीं है। पार्टी ने कर्नाटक चुनाव प्रभारी सुरजेवाला को जिम्मेदारी दी थी कि डी.के. और सिद्धारमैया आमने सामने न आए। तय हुआ कि सिद्धारमैया उत्तर, मध्य और तटीय क्षेत्र में प्रचार करेंगे। डी.के. दक्षिणी जिलों और बोकालिगा समुदाय के वोटों पर काम करेंगे। टिकट बंटवारा भी आसान नहीं था। 15 सीटों पर देर से कैंडिडेट का ऐलान होने के पीछे यही वजह थी। कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक सिद्धारमैया के सीएम बनने की संभावना ज्यादा है। कांग्रेस ने करप्शन को मुद्दा बनाया और डी.के. पर करप्शन के आरोप है। इसके अलावा सिद्धारमैया पहले भी अपने आखिरी इलेक्शन में बता चुके हैं। ऐसे विधायकों का इमोशनल सपोर्ट भी उनके साथ है। सूत्रों के मुताबिक 2 साल बाद सिद्धारमैया और बाद में डी.के. को सीएम बनाने पर विचार चल रहा है। हाईकमान के साथ येदियुरप्पा का कमान फिर पार्टी क्यों हारी? बीजेपी को इस बार सिर्फ 65 सीटें मिली। इसकी वजह लिंगायतों का पार्टी से दूर होना माना जा रहा है। इसके तार जुलाई 2021 से जुड़ते हैं। कर्नाटक में बीजेपी की सरकार के 2 साल पूरे हुए, पार्टी इसका जश्न मना रही थी। इस बीच सीएम येदियुरप्पा को पद से हटा दिया गया। इसकी कोई खास वजह भी नहीं बताई गई। बस कहा गया कि येदियुरप्पा 78 साल के हो गए हैं, इसलिए हटा दिया। बसवराज बोम्मई को येदियुरप्पा की जगह सीएम बनाया गया था। हाईकमान को उम्मीद थी कि येदियुरप्पा की जगह की तरह लिंगायत कम्युनिटी से आने वाली बोम्मई उसकी जगह संभालेंगे। कम्युनिटी उन्हें सपोर्ट करेगी। हुआ उसका उल्टा। बोम्मई येदियुरप्पा की जगह पॉपुलर नहीं थे। कम्युनिटी में उसका दबदबा वैसा नहीं था। बीजेपी के इस फैसले से लिंगायत नाराज हो गए। तमाम कोशिशों के बाद भी लिंगायत नहीं सधे तो हाईकमान ने येदियुरप्पा को फिर आगे बढ़ाया और उम्र 80 साल होने के बावजूद कैंपेन कमेटी का हेड बनाया। सवाल उठे कि अब ज्यादा उम्र की वजह से सीएम पद से हटा दिया तो कैंपेन हेड क्यों बनाया? येदियुरप्पा और बसवराज बोम्मई के बाद सीएम जगदीश शेट्टार बीजेपी के तीसरे बड़े लिंगायत नेता थे। टिकट न मिलने पर वे कांग्रेस में चले गए। पूर्व डिप्टी सीएम लक्ष्मण सावदी ने भी कांग्रेस ज्वाइन कर ली। यानी बीजेपी की लिंगायत समुदाय पर पकड़ कमजोर होती गई। शेट्टार हुरली धारवाड़ सेंट्रल सीट में चुनाव हार गए, लेकिन लक्ष्मण सावदी 75,000 वोटों से जीते हैं। लिंगायत समुदाय कर्नाटक की 70 सीटों पर प्रभावी है। 2018 के चुनाव में बीजेपी ने इनमें से 38 सीटें जीती थी। इस बार 54 सीटें कांग्रेस के खाते में गई है। बीजेपी सिर्फ 19 पर जीत पाई है। सीनियर जर्नलिस्ट अशोक चंदारगी कहते हैं कि बीजेपी हाईकमान जो किया लिंगायत कम्युनिटी सब देख समझ रही थी। इसी का नतीजा इलेक्शन रिजल्ट में देखा। तीनों दशकों से जो लिंगायत कम्युनिटी बीजेपी के साथ थी अब दूर दिखती जा रही है। लिंगायत को लग गया कि येदियुरप्पा राजनीति से संन्यास ले चुके हैं। कम्युनिटी का बड़ा चेहरा बीजेपी में नहीं है। बीजेपी की हारने की इकलौती वजह नहीं है, और भी कारण है। बजरंगबली का मुद्दा फेल, 40% कमीशन की दाग नहीं मिटा पाई बीजेपी। एंटी इनकम्बेंसी के आगे डबल इंजन ने दम तोड़ दिया। बीजेपी के क्रिमिनल ट्रैप में नहीं फंसी कांग्रेस। नंदिनी अमूल कंट्रोवर्सी। मैं बता दूं कि कर्नाटक चुनाव में नंदिनी दूध बड़ा मुद्दा बना। अमूल ने ट्वीट किया कि कंपनी बेंगलुरु में प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रही है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि बीजेपी गुजरात की अमूल कंपनी को कर्नाटक में लाकर यहां की लोकल ब्रांड नंदिनी को खत्म करने की कोशिश कर रही है। इस बीच गृह मंत्री अमित शाह के भाषण में क्लिप भी वायरल हुई, जिनमें वे अमूल के कर्नाटक में काम करने का जिक्र कर रहे हैं। कांग्रेस ने इस मुद्दे को इतना भुनाया कि बीजेपी को अपने मैनिफेस्टो के नंदिनी दूध बांटने की घोषणा करनी पड़ी, लेकिन रिजल्ट इस वादे का असर नहीं दिखा सके। मुस्लिम रिजर्वेशन हटाने का फायदा नहीं मिला। कर्नाटक में हमेशा से लिंगायत और बोक्कालिगा कम्युनिटी का सबसे ज़्यादा अहमियत मिलती रही है।
इन्हीं दो कम्युनिटी में सबसे ज़्यादा विधायकों की संख्या होती है। सीएम ने इन्हीं दो कम्युनिटी के बनते आए हैं, इसलिए बीजेपी ने चुनाव के मुस्लिम को 4% आरक्षण खत्म कर लिंगायत और बुक्का लगाए मार दिया। इसके जवाब में कांग्रेस ने कहा कि पार्टी सत्ता में आई तो मुस्लिम आरक्षण दोबारा बहाल किया जाएगा। कहा जा रहा था कि कांग्रेस इसके जरिए मुस्लिम वोटों को एकजुट करना चाहती थी। नतीजे भी यही बता रहे हैं कि इससे कांग्रेस को फायदा और बीजेपी को नुकसान हुआ है। केरला स्टोरी भी कर्नाटक में फ्लॉप रही। कश्मीर फाइल के तर्ज पर बनी द फिल्म केरला स्टोरी भी चुनाव मुद्दा बनी। खुद पीएम मोदी ने कहा कि यह फिल्म केरल की असली सच्चाई दिखाती है। फिल्म में कन्वर्जन और इस्लामिक स्टेट पर फोकस किया गया है। बजरंगबली, भगवान शिव और केरला स्टोरी के जरिए बीजेपी का ध्रुवीकरण करने की कोशिश में थी, लेकिन नाकाम हुई। तो इस तरह से आपने सुना कर्नाटक विधानसभा चुनाव का पूरा फुल एनालिसिस। आखिरकार कांग्रेस 234 सीटों में से 224 सीटों में से 135 सीट जीतकर बहुमत में आई है। 224 सीटों में से विधानसभा कुल सीटों में से 135 सीट जीतकर बहुमत में आई है और बीजेपी को 66 और जबकि जेडीएस को 19 सीटें और अन्य को 4 सीटें मिली हैं। अब आगे खबर पर नज़र बनाए रखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सभी तक शेयर कर दें। नमस्कार, धन्यवाद।